दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज की सबसे पहली खबर है परिणीति चोपड़ा के बारे में, जो एक वक्त में एक्ट्रेस हुआ करती थी लेकिन अब सिंगर बन चुकी है। और इस बेचारी की सिंगर बनने की मजबूरी यह है कि इसने एक राजनेता से शादी की है, और अगर एक राजनेता की ये वाइफ है तो जाहिर सी बात है अब फिल्मों में काम नहीं कर सकती। लेकिन ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। उसको मरते दम तक यही रहता है कि लोग उसको पहचाने, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाए, और अगर लोग उसको पहचानना बंद कर दे तो भाई साहब वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो अब बेचारी परिणीति करे तो क्या करे भाई, न्यूज में तो रहना ही रहना है। अगर लोग उसको नहीं पहचानेंगे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो अब वो बेचारी सिंगर बन गई है। और भाई साहब इसने कुछ दिनों पहले एक कॉन्सर्ट किया, और उस शो को जितने लोग भी देखने आए थे उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो मरते दम तक उसको नहीं भूलेंगे। इस शो में परिणीति चोपड़ा ने इतने घटिया गाने गाए, इतने खराब गाने गाए कि जो सुनने वाले थे उनके कानों से खून निकलने लगा था। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि वो परी का शो देखने के लिए आ गए। और जब पब्लिक से परी का गाना झेला नहीं गया तो एक एक करके लोग वहां से भागने लगे। शो खत्म होने से पहले वहां एक पंछी भी नहीं बचा था, सब लोग भाग गए थे। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है पूनम पांडे की मौत के बारे में। आप सभी जानते हैं अश्लीलता की देवी पूनम पांडे को। ये लड़की फेमस हुई थी अपने नंगेपन की वजह से, और इसका ऐप भी है जहां ये अपने नंगे वीडियो सेल करती है। लोग पैसे देते हैं इसके वीडियोस देखने के लिए। लेकिन कुछ दिनों से पूनम पांडे का करियर ठीक नहीं चल रहा है, और इसकी वजह यह है कि पूनम पांडे का जो स्टारडम है वो उससे बड़ी नंगी उर्फी जावेद ने छीन लिया है। देखिए भाई साहब, सबका टाइम आता है और जाता है। जब हम छोटे थे उस वक्त अपने नंगेपन के लिए फेमस थी हुमा खान। उसके बाद उसका स्टारडम छीना राखी ने, फिर राखी को लोग देखने लगे। राखी का स्टारडम छीना पूनम पांडे ने, और पूनम पांडे का स्टारडम छीना उर्फी जावेद ने। और जैसे कि मैंने कहा कि जो लड़की एक बार फेमस हो गई है उसे मरते दम तक फेमस रहना ही है। तो कुछ दिनों से पूनम पांडे बहुत ही भारी डिप्रेशन में चल रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उर्फी जावेद को कैसे काउंटर करे। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उर्फी जावेद को पीछे हटाकर वो न्यूज में कैसे रहे। तो कल उसने अपने इंस्टा हैंडल पे एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि भाई पूनम पांडे का देहांत हो गया है 32 की एज में। और यह खबर मीडिया में ऐसे फैली जैसे कि जंगल में आग। हर न्यूज़पेपर में पूनम की खबर थी, हर एक पोर्टल पर पूनम की खबर थी, और हर एक टीवी चैनल पर भी पूनम की ही खबर थी। और जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे भी लगा कि वाकई ही पूनम पांडे का देहांत हो गया है। मैंने भी ये खबर अपने इंस्टा पर पोस्ट की, लेकिन 2-3 घंटे के बाद ही मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये खबर झूठी है। अगर पूनम पांडे मरी है तो उसकी बॉडी कहां है, क्योंकि कोई भी उसका दोस्त ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि भाई उसकी बॉडी कहां है। गोवा में है, मुंबई में है, कानपुर में है, कोई कह रहा था कर्नाटका में है, कोई कह रहा था केरला में है। तो जब पूनम के सभी दोस्तों से पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई पूनम की बॉडी तो कहीं है ही नहीं, तो मुझे पता चल गया था कि भाई ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि पूनम दुनिया की वो पहली महिला थी जिसका देहांत तो हो गया था लेकिन बॉडी किसी ने नहीं देखी थी। ये किसी को नहीं पता था कि उसकी बॉडी कहां है, उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उसकी बॉडी कहां है। और पूनम ने 2 दिन पहले ही अपने एक दोस्त के घर पर पार्टी की थी। मैंने उसका वीडियो शेयर किया और मैंने दुनिया को बताया कि भाई देखिए क्या पूनम पांडे मरीज लग रही है। मुझे उस वीडियो में पूनम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसको कोई बीमारी है, वो मरीज है। और शाम होते होते बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई पूनम का ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो बेचारी काफी दिनों से खबरों में नहीं थी, चारों तरफ उर्फी ही खबरों में रहती है। तो पूनम ने खबरों में रहने के लिए अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई है। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. I faked my demise. Extreme, I know. मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूनम की बहुत ही घटिया हरकत है। कोई भी काम करती, कोई भी पब्लिसिटी स्टंट करती, लेकिन अपनी मौत की खबर ना फैलाती। एक दिन सभी को रियल में मरना है, आपको भी, मुझे भी, पूनम को भी। तो अगर खुदा ना करे कल पूनम रियल में मर जाती है और वो ये खबर देती है तो कोई यकीन नहीं करेगा।
कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज चैनल इस खबर को नहीं चलाएगा। तो मेरे ख्याल में खबरों में रहने के लिए पूनम सी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका भुगतान उसको खुद ही करना होगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म फाइटर बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है, लेकिन इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ ने क्या कहा है, आज की थर्ड खबर यही है। जब एक पत्रकार ने सिद्धार्थ से पूछा कि भाई साहब, आप तो ये कह रहे थे कि आपकी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई? आपकी फिल्म पब्लिक को क्यों पसंद नहीं आई? क्या वाकई आपकी फिल्म खराब है? सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं भाई साहब, मेरी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, एक मास्टरपीस फिल्म है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, ये फिल्म फ्लॉप इसलिए हो गई कि हिंदुस्तान की 90% जनता कभी एयरपोर्ट पर गई ही नहीं। 90% जनता ने प्लेन में सफर किया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि प्लेन होता क्या है, तो उनके समझ में ही नहीं आई मेरी फिल्म। सिद्धार्थ आनंद के इस बयान से यह साबित हो गया जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बॉलीवुड वाले आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये बॉलीवुड वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जीनियस समझते हैं, और आप लोगों के बारे में यानी कि जनता के बारे में ऐसा मानते हैं कि आप तो गए गुजरे हो, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं, आप लोग तो बिल्कुल ऐसे ही नल्ले हो, आपको नहीं पता एयरपोर्ट क्या है, प्लेन क्या है। और बस इन लोगों से मेरा सबसे बड़ा झगड़ा यही है। मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तुम लोग सुपीरियर नहीं हो। जनता को पता है कि कौन सी फिल्म को देखना चाहिए, कौन सी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। जनता अपनी मेहनत का पैसा आपकी वाहियात फिल्म पे खर्च नहीं करेगी। लुक्खे सिद्धार्थ आनंद, अगर आज तुम पब्लिक को गालियां दे रहे हो, 90% पब्लिक को बेवकूफ बता रहे हो, तो ये पब्लिक तुम्हें सबक जरूर सिखाएगी। जब तुम्हारी अगली फिल्म आएगी तो ये पब्लिक ही है जो तुम्हें बताएगी कि देखो तुम्हारा यह हशर भी हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पब्लिक तुम्हारी अगली फिल्म का फुल टाइम बहिष्कार करेगी, और अगर जनता ने तुम्हारी फिल्म का बहिष्कार ना किया तो मैं मानूंगा कि ये जनता ही बेवकूफ है, ये जनता ही पागल है वाकई ही। दोस्तों, आज की चौथी खबर यह है कि ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर का झगड़ा हो गया है। ऋतिक ने अपने एक बयान में कहा था कि जो स्टारडम है इसको ढोते ढोते मैं थक गया हूं, अब मैं इस स्टारडम को ढोने के लिए तैयार नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, मैं बड़ा स्टार रहूंगा या नहीं रहूंगा। शाहिद कपूर ने ऋतिक को जवाब देते हुए कहा है कि भाई साहब, बॉलीवुड में हम जितने भी एक्टर हैं, हम स्टारडम के लिए ही लड़ते हैं, हम इस बॉलीवुड में स्टारडम के लिए ही हैं, जिसका जितना बड़ा स्टारडम है वो उतना बड़ा स्टार है। शाहिद कपूर ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि पब्लिक ने मुझे स्टार बनाया है, मुझे स्टारडम दिया है, मैं अपने स्टारडम से थका नहीं हूं, मेरा स्टारडम मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मैं हमेशा अपने स्टारडम को ध्यान में रखते हुए फिल्में करता हूं और आगे भी फिल्में करता रहूंगा, और मैं पब्लिक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, मेरी फिल्में देखते रहें और मेरा स्टारडम बनाए रखें। शाहिद ने आगे ये कहा कि अगर ऋतिक अपने स्टारडम से थक गया है तो उसको बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए, उसको फिल्में नहीं करनी चाहिए, कहीं पहाड़ों में जाकर किसी गुफा में बैठ जाना चाहिए और बाबा बन जाना चाहिए। शाहिद भाई, खेल गए हो आप यार। दोस्तों, आज की पांचवी खबर है प्रियंका चोपड़ा और उसके बेटे निक के बारे में, सॉरी उसके हस्बैंड निक के बारे में। वैसे तो आप सभी को यह लगता है कि प्रियंका चोपड़ा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हॉलीवुड में और प्रियंका चोपड़ा के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि प्रियंका चोपड़ा टोटली फ्लॉप है। ना उसको बॉलीवुड में काम कोई देता, ना ही हॉलीवुड में कोई काम देता। हॉलीवुड में वो टीवी सीरियल करती है जैसे कि बॉलीवुड में टीवी सीरियल है, और टीवी सीरियल में कोई ज्यादा पैसे है नहीं। तो अब हुआ यह है कि प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड बैंकरप्ट हो गए हैं, और यही वजह है कि अब ये दोनों इंडिया में आए हैं शोज करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। इन दोनों ने अमेरिका में 2019 में 150 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा था, और अब इनके पास पैसे नहीं है उस घर की EMI चुकाने के लिए। तो बैंक ने इनको नोटिस दे दिया था कि भाई या तो आप पैसे दो, नहीं तो आपके घर पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो अब इन दोनों ने इसका हल ये निकाला है कि इन्होंने वो घर छोड़ दिया है और वो घर किसी को किराए पे दे दिया है, और जो किराया आएगा वो डायरेक्ट बैंक को जाएगा कर्जा चुकाने के लिए। इस घर की EMI है तकरीबन $1 लाख पर मंथ। $1 लाख का मतलब हो गया तकरीबन 85 लाख रुपए पर मंथ। तो कहने का मतलब यह है कि माँ बेटे बेचारे कंगाल हो गए हैं और बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आप लोग इनके लिए दुआ करो। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल हो गया है कि अनीस बज़मी नो एंट्री 2 फिल्म बनाने वाला है, जिसके निर्माता है बोनी कपूर। लेकिन ये नो एंट्री 2 कौन सी फिल्म है, किस फिल्म की कॉपी की जाएगी, यही आज मैं आपको बताऊंगा, और यही छठी खबर है।
तेलुगु में एक फिल्म बनी थी F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन। उस फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स लिए हैं बोनी कपूर ने और उसी कहानी पर बन रही है नो एंट्री 2। तकरीबन 2-3 साल पहले बोनी कपूर इस फिल्म को बनाना चाहता था अर्जुन कपूर और सैफ अली खान के साथ, लेकिन उस वक्त यह फिल्म बन नहीं सकी और बोनी कपूर नो एंट्री 2 भी बनाना चाहता है और जो नो एंट्री 1 के एक्टर्स हैं वो नो एंट्री 2 में काम नहीं करना चाहते। तो अब बोनी कपूर ने डिसाइड किया है कि भाई इसी कहानी पर नो एंट्री 2 बनाई जाए। तो अब नो एंट्री 2 के लिए साइन किया गया है गेंडे जैसे एक्टर अर्जुन कपूर को, 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाले वरुण धवन को और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार दिलजीत को। इससे पता चलता है कि जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं वो अभी भी कॉपी करने में बिलीव करते हैं, वो अभी भी नई कहानी पर कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते, जबकि बॉलीवुड वालों को अच्छी तरह पता है कि साउथ की रीमेक आज की तारीख में हिंदी में नहीं चल रही है। इसके बावजूद भी बोनी कपूर साउथ की एक फिल्म पर नो एंट्री 2 बना रहा है। दोस्तों आज की 7th खबर है एकता कपूर की आने वाली नई फिल्म के बारे में जिसका नाम है क्रू। यह फिल्म रिलीज होगी 29 मार्च को। इस फिल्म के एक्टर है करीना कपूर, तब्बू और लकड़ी जैसी लड़की कृति सनन। इस फिल्म में हीरो है दिलजीत और कपिल शर्मा। कपिल शर्मा आप अंदाजा लगाइए। अरे भाई साहब फिल्म बनाने वालों कुछ तो खौफ खा लो, कुछ तो मर्यादा रख लो। कपिल शर्मा, अरे भाई साहब कपिल शर्मा वो घटिया कॉमेडियन है जिसका कॉमेडी शो भी उसका हलवाई नाई धोबी कसाई भी नहीं देखता, उसका ड्राइवर ऑफिस बॉय भी नहीं देखता, तो पब्लिक उसकी फिल्म कैसे देखेगी वो तो बता दो मुझे। मतलब आपको क्या लगता है कि पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो अपने पैसे खर्च करेगी, अपना टाइम खर्च करेगी और कपिल शर्मा की फिल्म देखेगी? अरे भाई साहब कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कार्तिक की फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन आज की 8वीं खबर यह है कि जब शूटिंग खत्म हुई तो उस दिन क्या हुआ। शूटिंग खत्म होने के बाद जश्न मनाया गया, बहुत गिल्टी फील हो रहा और उसी वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कार्तिक को एक बड़ी सी रसमलाई खिलाई और कार्तिक उसको खाना नहीं चाह रहा था। कार्तिक ये कह रहा था कि भाई साहब ऐसा जुल्म मत करो, मेरे को इतनी मिठाई मत खिलाओ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, मैं बहुत जिम करता हूं बॉडी बनाने के लिए। लेकिन कबीर खान साहब ने कहा कि नहीं भाई साहब आपको ये खानी पड़ेगी क्योंकि ये फिल्म कमाल की फिल्म बनी है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी। दोस्तों आज की 9th खबर है वेब सीरीज हीरा मंडी के बारे में। इस वेब सीरीज को बनाया है संजय लीला भंसाली ने और यह वेब सीरीज बनी है तकरीबन 400 करोड़ रुपए में। इस वेब सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है, मैंने भी देखा है और ये टीजर देखने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आया कि भाई गंगूबाई में और हीरा मंडी में क्या डिफरेंस है। दोनों की कहानी एक है, तो फिर जो इसके निर्माता हैं उनको ऐसी क्या खुजली थी कि उन्होंने 400 करोड़ रुपए खर्च किए और उसी कहानी पर वेब सीरीज बनाए जिस कहानी पर गंगूबाई फिल्म बनी थी। और मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा है कि जब गंगूबाई ही फ्लॉप थी तो हीरा मंडी कैसे चलेगी। जब गंगूबाई को ही लोगों ने नहीं देखा तो हीरा मंडी को क्यों देखेंगे। ये हीरा मंडी इस बात का एक और सबूत है कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट हाउसेस को कैसे लूटा जाता है। दोस्तों आज की 10th खबर यह है कि अजय देवगन ने भी एक क्रिकेट टीम खरीद ली है, ठीक एसआरके की तरह। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आईपीएल होता है, उस आईपीएल में एसआरके की टीम है। ठीक इसी तरह एक टूर्नामेंट यूके में होने वाला है जिसका नाम है WCL और इसमें एक टीम खरीदी है अजय देवगन ने। यह खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं कि अजय देवगन ने लंदन में एक बहुत बड़ा घर खरीदा है, बहुत सारी कारें खरीदी है और अपना प्राइवेट जेट भी खरीदा है और अब अजय ने एक क्रिकेट टीम भी खरीदी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सालों के बाद अजय देवगन अपनी पूरी फैमिली को लेकर लंदन में बस जाएंगे। दोस्तों आज की 11वीं खबर है गौरव वर्मा के बारे में, जो एसआरके की कंपनी रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट का करता धरता था। 2 महीने पहले मैंने यह खबर दी थी कि शाहरुख खान ने गौरव को रंगे हाथों पकड़ लिया है। गौरव कंपनी को चीट कर रहा था, कमीशन खोरी कर रहा था, कमीशन खा रहा था, कंपनी को लूट रहा था और जब एसआरके को यह पता चला और सबूत मिल गए तो गौरव को दुबई बुलाया गया और वहीं झाड़ पड़ी और गौरव से कहा कि भाई साहब आप यहां से निकल लो, कंपनी में दिखना मत। जब मैंने यह खबर दी तो बॉलीवुड में किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया, सबने यही कहा कि झूठी खबर है, लेकिन मैं कह रहा था कि यह सच्ची खबर है। और अब 31 जनवरी गौरव का लास्ट डे था रेड चिल्ली में, यानी कि गौरव वर्मा रेड चिल्ली से जा चुका है और जो मैंने खबर दी थी वो 100% सही है। भाई साहब मैं झूठी खबर नहीं देता, बॉलीवुड में मेरी सोर्सेज वहां तक है जहां तक किसी की नहीं है, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं है। दोस्तों आज की 12वीं खबर है तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय के बारे में।
विजय ने यह फैसला किया है कि अब वो फिल्में नहीं करेंगे, वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी ऐलान कर दिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि विजय की पर फिल्म फीस थी 150 करोड़ रुपए। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई जो आदमी एक फिल्म का 150 करोड़ रुपए लेता था वो फिल्में क्यों छोड़ रहा है? अगर विजय फिल्मों में इतना पैसा कमाता था तो फिर फिल्में छोड़ने का मतलब क्या है? भाई साहब, मतलब ये है कि फिल्मों में 5% भी पैसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। अगर विजय फिल्मों में 500 करोड़ रुपए सालाना कमाता था तो पॉलिटिक्स में कम से कम 5000 करोड़ रुपए सालाना कमाएगा। लंदन में एक लॉयर है और उसने मुझसे एक दिन कहा कि भाई साहब मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूं, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा कि देखो भाई, अगर मैं लंदन में रहता हूं तो मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? 20-30 मिलियन पाउंड। लेकिन अगर मैं इंडिया में रहता हूं और पॉलिटिशियन बन जाता हूं तो मैं कम से कम 40-50 हजार करोड़ रुपए कमा सकता हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कितना पैसा है। आज की तारीख में पॉलिटिक्स सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया में। और बस यही वजह है कि विजय ने फिल्में छोड़ने का फैसला किया है और अब वो पॉलिटिशियन बन गया है। और अब ये गारंटी है कि भाई साहब वो हजारों करोड़ रुपए आराम से कमा पाएगा। दोस्तों, आज की 13th खबर यह है कि आदित्य चोपड़ा एक और स्पाई यूनिवर्स फिल्म बना रहा है जिसमें लड़के नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां होंगी। उसमें होगी आलिया भट्ट और शर्वरी। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई जहां स्पाई यूनिवर्स में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, वॉर, पठान, वहां ऐसी स्पाई फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी जिसमें सिर्फ 2 लड़कियां हैं? आप ये भी जरूर पूछेंगे कि आदित्य चोपड़ा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको ये फिल्म बनानी पड़ रही है जबकि वो बड़े स्टार्स को लेकर फिल्म बना सकता है? तो बस आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा होगा कि आदि की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आदि की बेचारे की मजबूरी है, तभी तो वो इस फिल्म को बना रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में आदि की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वानी कपूर। उससे आदि चोपड़ा की दोस्ती खत्म हो चुकी है और आजकल आदि की दोस्ती है शर्वरी से। अब अगर आदि बड़ी स्पाई फिल्म बनाता है जिसमें बड़े स्टार्स हैं तो जाहिर सी बात है वो बड़े एक्टर शर्वरी के साथ काम नहीं करेंगे। और अगर आदि शर्वरी के साथ फिल्म नहीं बनाता तो शर्वरी चली जाएगी। तो शर्वरी को वायरस में रोकने का क्या तरीका है सिवाय इसके कि उसके लिए आदि चोपड़ा एक फिल्म बनाए। अब अगर उसको लेके फिल्म बनाए तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसमें आलिया भट्ट को भी ले लिया है। जब एक फिल्म में आलिया भट्ट है तो शर्वरी को भी लगेगा कि हाँ भाई मेरी बड़ी फिल्म बन रही है और मुझे यहीं रहना चाहिए, मुझे वायरस नहीं छोड़ना चाहिए। और आदि चोपड़ा भी अच्छी तरह जानता है कि जितना पैसा वो इस फिल्म पर लगाएगा उतने तो रिकवर हो ही जाएंगे, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बस आदि चोपड़ा वही कर रहा है और इसीलिए वो ये स्पाई फिल्म बनाना चाहता है कि ना तो इस फिल्म में आदि चोपड़ा का कोई नुकसान होगा और शर्वरी भी आदि चोपड़ा का ऑफिस छोड़कर नहीं भागेगी। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड है, यहां बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है और कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो इंसान करना नहीं चाहता। दोस्तों, आज की 14th खबर यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग खत्म हो गई है जॉर्डन में। इसका आखिरी शूटिंग शेड्यूल हुआ जॉर्डन में और वहां तकरीबन 50 पत्रकारों को भी ले जाया गया। उनको दिखाया गया कि देखिए ये हमारा आखिरी शॉट है और हमारी फिल्म खत्म हो गई है। और उस आखिरी सीन में सभी ने अपने ऊपर काला पेंट लगाया हुआ था, सब काले बने हुए थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई सिर्फ 2-4 दिन की शूटिंग के लिए ही इतने लोगों को जॉर्डन क्यों ले जाया गया, जॉर्डन में ही शूटिंग क्यों खत्म की गई। मेरे ख्याल में यह काम तो मुंबई में भी किया जा सकता था। देखिए, मैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जो इस फिल्म के निर्माता हैं ये तो वही बता सकते हैं कि भाई कुछ दिनों की शूटिंग जॉर्डन में क्यों रखी गई, वहां इतने पत्रकारों को क्यों ले जाया गया और फिल्म की शूटिंग वहीं खत्म क्यों करनी थी, ये काम मुंबई में क्यों नहीं हो सकता था। दोस्तों, आज की 14th खबर यह है कि प्रियंका चोपड़ा, उनके बेटे हस्बैंड निक और उसके भाइयों ने पार्टी की है ओरी लुखे के साथ। आप मुझे बताइए, प्रियंका चोपड़ा और उसके हस्बैंड के कितने बुरे दिन आ गए कि वो ओरी जैसे लुखे के साथ पार्टियां कर रहे हैं। बताइए, आप अंदाजा लगाइए आप। मतलब ये पार्टी इस बात का सबूत है कि वाकई ही प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड बैंकरप्ट हो गए हैं, वाकई ही ये लोग लुखे बन गए हैं, तभी तो एक लुखे ओरी के साथ इन्होंने पार्टी की है। प्रियंका मैडम जी, भले ही आप बैंकरप्ट हो गई हो, भले ही आपके पास काम ना हो, लेकिन ओरी जैसे इंसान के साथ आप पार्टी कर रही हो, ये अच्छा है। कुछ तो मर्यादा रखिए।
कुछ तो शर्म कीजिए। दोस्तों आज की 16th खबर फाइटर में काम करने वाले नए लड़के के बारे में है जिसका नाम है अक्षय ओबेरॉय। इस लड़के ने एक लुक्खे से पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया और उस बेचारे पत्रकार की भी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए जिसने इस लड़के का इंटरव्यू लिया। मतलब वो बेचारा भी अपनी लाइफ में डेस्परेट ही होगा, नहीं तो इसका इंटरव्यू क्यों लेगा। तो अक्षय ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखो भाई, वैसे तो मैं एरोगेंट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने टैलेंट के बारे में बहुत ज्यादा एरोगेंट हूं। टैलेंट? भाई साहब आप में भी टैलेंट है? अरे नहीं, ऐसा मत कहो भाई साहब मजाक मत करो। नहीं, मजाक आप करो, लेकिन इतना बड़ा मजाक नहीं यार, ये बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। आप में भी टैलेंट है, हे ऊपर वाले उठा ले। नहीं, ये सब नहीं सुना जाता। अरे भाई साहब, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने एनिमल देखी और एनिमल का रिव्यू किया और किरण ने कहा कि ये फिल्म महाघटिया है, ये फिल्म बहुत ही खराब है, सोसाइटी में ऐसी फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, लोगों को ऐसी वाहियात फिल्म नहीं देखनी चाहिए। इस फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया है जो पब्लिक को नहीं दिखाया जाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि एनिमल का डायरेक्टर संदीप रेड्डी सभी को जवाब देता है जो भी उसके बारे में कुछ कहता है या उसकी फिल्म के बारे में कुछ कहता है। तो जाहिर सी बात है, संदीप ने किरण राव को जवाब देते हुए कहा है कि मैडम जी आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, पहले अपने एक्स हस्बैंड आमिर से पूछिए कि उन्होंने किस तरह की फिल्में की है, उन्होंने पब्लिक को क्या दिखाया है। आमिर खान की एक फिल्म में यह गाना था कि खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फुलझड़ी है, तो उसने लड़की को फुलझड़ी कैसे कहा था। तो अगर आपके हस्बैंड ने ऐसी घटिया फिल्में की है तो आप मेरी फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, आप मेरी फिल्म के बारे में बात नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं संदीप रेड्डी को कम से कम 10 बार मैसेज कर चुका हूं कि भाई साहब आप सभी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हो, सभी पत्रकारों से बात करते हो, तो मुझसे भी 5 मिनट बात कर लो, मुझे भी इंटरव्यू दे दो, मैं भी जरा आपकी खटिया खड़ी कर दूं, मैं भी आपको बताऊं कि पत्रकार क्या होते हैं। लेकिन यह बंदा इतना डरता है कि यह मुझे 5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। संदीप भाई, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, सबको क्रिटिसाइज करते हो, तो 5 मिनट का टाइम दे ही दो दोस्त, मजा आ जाएगा कसम से। दोस्तों आज के 18th खबर यह है कि फ्राइडे को एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है सेक्शन 108। इस फिल्म का हीरो है बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ एक्टर, कव्वे जैसी शक्ल वाला नवाजुद्दीन। भाई साहब फ्राइडे मॉर्निंग को जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, पूरे देश में हंगामा हो गया, दंगे हो गए। एक एक थिएटर पे 50-50 हजार लोग लड़ रहे थे टिकट्स के लिए। पुलिस आई, लाठी चार्ज हुआ, इसके बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई। भाई साहब पब्लिक ने कहा कि भाई हमारी जिंदगी पे लानत है अगर हम कव्वे जैसी शक्ल के एक्टर की फिल्म नहीं देखेंगे, अगर हम सड़ेले नवाज की फिल्म नहीं देखेंगे तो मरना मंजूर है, हमें टिकट चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये फिल्म जरूर देखनी है। घर बेच देंगे, दुकान बेच देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन ये फिल्म जरूर देखेंगे। और दोस्तों इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 60,000 रुपए का। कितना? 60,000 रुपीज का। मेरी समझ में नहीं आता कि ये निर्माता कहां से आते हैं बॉलीवुड में जो नवाज जैसे लुक्खे के साथ भी फिल्म बना सकते हैं। भाई साहब इस कव्वे जैसे दिखने वाले नवाज की शक्ल ऐसी है कि अगर बच्चा देख ले तो 4 दिन तक सो ना पाए। बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे सड़ा हुआ एक्टर ये है। इसके बावजूद भी कुछ निर्माता इसको सुपरस्टार मानते हैं, इसके बावजूद भी ये निर्माता इसके साथ 20-25 करोड़ रुपए की फिल्म बनाते हैं और लुट पिट के घर वापस चले जाते हैं। और ऊपर वाले ने बॉलीवुड को नवाजा हुआ है, बॉलीवुड को ये दुआ लगी हुई है कि ऐसे लोग आते रहेंगे और बॉलीवुड चलता रहेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।